गौतम बुद्ध की पत्नी है यशोधरा। यशोधरा में इतनी हिम्मत और ताकत थी कि जब गौतम गौतम बुद्ध बनकर आए, जब बुद्ध बनकर आए तो अपनी पत्नी से जब वे मिले हैं, तभी वो यही कहती है उनको कि आप मुझे बोलकर तो जाते, ये जो चोरी छुपे आप चले गए, तो मुझे क्या इतना कमजोर आपने समझा था? कह रहे मैं क्षत्राणी हूँ। हम लोग तो युद्ध भूमि पर जब नारी अपने पति को भेजती हैं तो तिलक लगा कर भेजती हैं। तो जो आपने मुझे इतना कमजोर कैसे मान लिया कि आधी रात में बिना बोले आप निकल गए? ये सवाल पूछने का मत नारी ही कर सकती है, और उन्होंने किया भी है। और गौतम बुद्ध उस समय निरुत्तर हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाए। यहाँ तक कि उन्होंने जब भिक्षा मांगी, तब उन्होंने अपने पुत्र को आगे कर दिया। ये नहीं कहा अपने बेटे से, ये नहीं सिखाया था कि अरे तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारा पालन पोषण किया ही नहीं, वे तो चले गए तुम्हें छोड़कर। उन्होंने अपने बच्चे को पिता के खिलाफ नहीं भड़काया, बल्कि सहर्ष अपने पुत्र को गौतम बुद्ध के सानिध्य में खड़ा कर दिया कि मेरी ओर से यही आपको दान है। ऐसी ये हमारी यशोधरा की जो अपनी शक्ति को जागृत करती है। इनकी शक्ति को जरा पहचानिए। मैं तेजी से आगे बढ़ती हूँ और मैं ये बताना चाहूंगी दो तीन नाम। हमारे यहाँ इतिहास काल में अगर लेंगे तो रजिया सुल्तान है, जिनके पिता ने इनको ये बुद्धि को देखकर ये चुना कि ये इनको राजगद्दी दी जाए। फिर हमारे यहाँ एक और है, वह वह है कि राजा दाहर की माँ। राजा दाहर का कैसा था कि युद्ध भूमि से ये पीठ दिखाकर लौट आए थे, लेकिन माता को नहीं पता चला। हुआ क्या कि माता जब उन्हें नहला रही थी तो उन्होंने पीठ पर उसके घाव देखे, तो वो समझ गई कि मेरा बेटा जो है वो युद्ध भूमि से लौट कर आया है, पीठ दिखाकर लौट आया है। तो उनको पसंद नहीं आया ये सब। तो उनकी बहू थी, यानी उस बच्चे की पत्नी, वह सब्जी बना रही थी। तो लोहे की कढ़ाई और लोहे की जो ये था कलछी, उसके बारे में कहती है कि अरे लोहा को लोहे के धीरे से टकराओ, क्योंकि मेरा बच्चा लोहे से डर जाता है। और ये सुनकर दाहर जो है वो समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, और ये मेरे ही बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि वो कह रही थी कि लोहे को लोहे से मत टकराओ, मेरा बेटा डर जाएगा। और तब वह पुनः युद्ध भूमि पर गया है, अपने पिता का साथ दिया और वह लड़ा। कहने का मेरा मतलब है कि नारी जो है वह पुरुष की शक्ति बनकर खड़ी होती है और उनको सही राह भी दिखाती है। यही सही राह एक माँ ने दिया। अब मैं एक और उदाहरण देती हूँ पत्नी का। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली, कहते हैं कि आधी रात के समय तुलसीदास जी अपनी पत्नी के विरह में ससुराल पहुंचे और पत्नी के कक्ष में पहुंच गए, एक मतलब रस्सी का सहारा लेकर, और खिड़की के सहारे वे अपने पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। तब रत्नावली ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि इतना मुझसे प्रेम करते हैं आप? अरे मैं कौन हूँ? मेरे मैं तो इस चमड़ी की हूँ, और अगर इतना चमड़ी से अगर आप क्या प्यार करते हैं, मेरे इस शरीर से प्यार करते हैं, इससे इतना ही प्यार अगर राम से आप करते, राम के नाम से करते, तो आपका जीवन तर जाता और मैं भी धन्य हो जाती। कहते हैं कि तुलसीदास जी वहीं से वापिस लौट आए हैं और फिर उन्होंने राम की आराधना की है, और फिर रामचरित्र मानस उन्होंने लिखा है। देखिए मैं कितनी बातें आप लोगों को दे रही हूँ कि पत्नी भी श्रेष्ठ है तो माता भी श्रेष्ठ है। अब हम एक और दो तीन नाम लेके मैं आज के संदर्भ में आऊंगी। एक और नाम लूंगी, वह जिजाऊ। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जो है वो जिजाऊ के नाम से प्रसिद्ध है। जिजाऊ की शक्ति भी, इन्होंने भी पति के मतलब पति जो थे इनके, वे कभी बाल बच्चों को पालन पोषण नहीं कर पाए, वे युद्ध में इधर उधर ही घूमते रहे। जिजाऊ ने ही अपनी सारी शक्ति लगाकर और शिवाजी को बनाया है। मैं कहूंगी कि शिवाजी की परवरिश की और उन्हें श्रेष्ठ व्यक्ति बनाया, जो शस्त्र में, जो युद्ध में माहिर थे,
जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को लेकर आगे बढ़े, ऐसे ये शिवाजी महाराज। आखिर इनको बनाने वाली इनकी माँ रही है। एक और नाम लूंगी, वह है पद्मावती। पद्मावती ने जब देखा कि अब युद्ध भूमि में मेरा पति हार चुका है, मारा जा चुका है, तब उन्होंने बहुत सारी नारियों के साथ आत्मदाह कर लिया। क्यों किया? क्योंकि वे जानती थी कि अब अगर मैं जीवित रही तो इसके बाद मेरी स्थिति क्या होगी। अपने आप को समाप्त कर लेना मंजूर था, लेकिन किसी गैर धर्मीय के हाथ जाना उन्हें मंजूर नहीं था। अपनी धर्म की रक्षा हेतु, अपनी सभ्यता संस्कृति के हेतु उन्होंने अग्नि में अपनी आहुति दे दी। उनके साथ और भी अनेक लोगों ने आहुति दे दी। अब मैं थोड़ा सा और अब आधुनिक की ओर मुड़ती हूँ। एक और नाम आता है सरोजनी नायडू का, अरुणा आसफ अली। ये दो नाम ऐसे हैं जो गांधी जी के साथ थे। एक और नाम लूंगी इन्हीं के साथ, वह है कस्तूरबा गांधी का। कस्तूरबा गांधी जी ने भी महात्मा गांधी जी को बराबरी में साथ दिया, कंधे से कंधे लगाकर वो भी खड़ी रही। तब जाके महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ सके हैं और आजादी के लिए अग्रसर हुए हैं। इसके साथ उनके साथ और भी कई ये जुड़ी हैं। थोड़ा सा इतिहास में दो तीन नाम और ले लूंगी, फिर मैं आगे आधुनिक काल की ओर मुड़ती हूँ। वह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप जानती हैं सब, इसलिए मैं केवल नाम लेकर ही छोड़ रही हूँ। अहिल्याबाई होलकर। क्रांतिकारियों की क्रांतिकारियों में भी एक महिला थी, दुर्गा भाभी के नाम से जिनको जानते हैं। इन्होंने बहुत कुछ क्रांतिकारियों को मदद। हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। बोलिए। अच्छा। हाँ, पता नहीं बीच में ऐसा लगने लगता है कि ये नहीं हो रहा है। तो और एक नाम लेना चाहूंगी मैं, वह है इंदिरा गांधी का। ये ये भी महिला ऐसी रही है जिन्होंने भारत को बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका नाम लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर मैं और नाम लूं तो वह है सुधा चंद्रन, और आज की अभी कम उम्र की लड़की अरुणिमा सिन्हा। मुझे लगता है अरुणिमा सिन्हा से आप लोग सभी परिचित होंगे। ये अपने पैर खो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये पर इस हिमालय के पर्वत पर ये चढ़ी। ये पहली महिला, अपंग महिला है जो हिमालय के चोटी पर चढ़कर और भारत का झंडा इन्होंने गाड़ा है। और अगर हम देखें तो खिलाड़ियों में भी बहुत सारी नारियां हैं। अब मैं उन नारियों का केवल नाम लेना नहीं, अब नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ, इसीलिए कि अब हमारे पास अधिक समय नहीं है, क्योंकि मुझे और भी कई बातें आप लोगों को बतानी है। अब हमें क्या चाहिए? पहले भी हम चाह रही थी, बीच में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ आक्रमण होते चले गए, कई आक्रमण हुए हैं हमारे यहाँ, और इसीलिए धीरे धीरे हमें पर्दा के पीछे जाना पड़ा। क्यों पर्दा के पीछे जाना पड़ा? क्योंकि हमारे यहाँ नारी को काफी जतन किया जाता है, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि युद्ध अगर दो राज्य के बीच, दो पुरुषों के बीच हो रहा तो इसमें नारी को बीच में नहीं लाना है। लेकिन जो आतताई लोग थे, वे नारी का उपयोग बड़े बुरे ढंग से कर रहे थे। वे नारी पर अन्याय और अत्याचार कर रहे थे। इसीलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति में फिर पर्दा पद्धति बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ये बढ़ जाने के कारण फिर हम लोगों का ऐसा हुआ कि शिक्षा पर रोक लगा दी गई, बाहर निकलने में रोक लगा दी गई। और तब हम देखते हैं कि बहुत सालों के बाद 1800 करीब 48 या 50 के बीच हमारे महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले आई, और तब उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए जोर दिया। न केवल जोर दिया, बल्कि उन्होंने खुद पढ़ाई की और उनकी स्कूल उन्होंने शुरू की। और तब से हमारे महाराष्ट्र में, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि मैं कहूंगी कि पूरे भारत भर में शिक्षा का फिर पुनः कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, और ये दौर चल पड़ा। और हम लोग जो अति पर्दे में थी, हम लोग जो अपने आप को जो कमजोर मानकर चल रही थी, हम ऐसा मान रही थी कि हमारे पास बुद्धि ही नहीं है, जो पति पिता, जो पुरुष वर्ग कह दे, हम उसके अनुसार केवल पीछे पीछे चलने वाली थी।
लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी फिर पढ़ने लगी हैं, हमारी महिलाएं पढ़ने लगी, और इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं दो तीन लोगों को देना चाहूंगी। एक है महात्मा गांधी। जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी अहिंसक ढंग से, तब गांधी जी को ऐसा लगा था कि मुझे इसमें नारी शक्ति का उपयोग करना चाहिए, और तब उनके आह्वान पर जो नारी मजदूर है, जो नारी केवल घर के रोटी बनाने में लगी हुई है, ऐसी हजारों नहीं लाखों नारियां बाहर आई हैं। आप अगर उस समय के दौर को अगर आप थोड़ा सा पढ़ें, अगर समझे या फिल्म भी देखें, तो आपको पता चलेगा कि सामान्य नारी गांधी जी की शस्त्र बनी है। वो भी कैसी शस्त्र? अहिंसक। हिंसा उनको मंजूर नहीं था, ये अलग विषय है, लेकिन मैं केवल यहाँ पर उनका इतना उल्लेख जरूर करूंगी। तो गांधी जी ने हम सब की शक्ति को सबसे पहले पहचाना, और उन्होंने हमें घर से बाहर निकाला, और ये कहा कि आपके बिना ये राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता है। इस राष्ट्र को अगर खड़ा करना है तो मुझे नारी शक्ति की भी अत्यंत आवश्यकता है। और मैं इसी बात को आगे लेकर बढ़ती हूँ कि सही बात है, अगर भारत देश को, भारत राष्ट्र को अगर विकसित होना है, तो नारी को साथ लिए बिना नहीं हो सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि नारी अभी सब जगह अग्रणी है। और एक महत्वपूर्ण नाम है, वह है आम्बेडकर जी का। उन्होंने दिया, हमें क्या दिया? महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर और सम्मान और स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार से जीने का हमें हक दिया। कहा गया है कि नारियों को अपनी प्रतिभा, अपनी दक्षता, अपनी क्षमता, अभिरुचि और रुझान को पहचानना है। हमें करना क्या है? तो इन चीजों को हमें पहचानना है। ईश्वर ने हमें इन गुणों से हमें नवाजा है, हमें केवल उसे निखारना है। हमारे पास है, हमारे पास ये सब है, हमारे पास प्रतिभा है, क्षमता है, और हमारी अपने और भी गुण हैं। कहा जाता है कि नारी में जो गुण है वह लगभग पुरुष में भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। वे कौन से गुण हैं? तो संवेदनशीलता, पूर्वाभास। हाँ, ये आप जान लीजिए, ये मैं पूर्वाभास में जानबूझकर आपको बताना चाहती हूँ। हम नारी एक माहौल को देखकर ही एक अंदाज कर लेती हैं कि यहाँ किस प्रकार के लोग बैठे हैं। हमें पूर्वाभास थोड़ा सा हो जाता है। हमारे घर में पिता के साथ, हमारे अपने भाई के साथ कोई पुरुष आते हैं, तो हम समझ जाते हैं उस पुरुष का चेहरा देखकर ही कि ये किस तरह का व्यक्ति होगा। हम लोगों में ये पूर्वाभास, मुझे लगता है कि जन्म के साथ हमें मिला हुआ है। फिर हम लोगों में क्या है? अभी मैंने कहा संवेदनशीलता है, दया है, भरपूर दया है हम लोगों को। फिर हमारी सहजता है, हम लोगों में सहजता स्वभाव से है। कोमलता है, फिर त्याग है। ये सारे गुण है हमारे। नारियों में अधिक त्याग करने की शक्ति है। हम सेवा भावी हैं, सहज रूप से सेवा भावी भी हमारे अंदर है। फिर प्रेम, हम ऐसी नारी हैं कि हम एक साथ कई लोगों से प्रेम करती हैं, अपने पति से, अपने पिता से, अपने पुत्र से, पड़ोसी के पुत्र से भी, पड़ोसी के लोगों से भी। कहने का मेरा मतलब है कि लगभग प्रेम जो है वह हमारा सबसे बड़ा गुण है, और हम उसे बांटते भी हैं। यह गुण हमें सब विरासत में प्राप्त है। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम अपनी संतान को शिक्षित करें, खासकर लड़कियों को हम शिक्षित करें, और उसको आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता उसे प्रदान करें। आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता, आध्यात्मिक शक्ति के गुण भी उनमें आने चाहिए। उनमें समाज और कुटुंब को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए हम उचित गुण उसमें भरें। कैसे भरें? हम अपने संस्कार, अपने व्यवहार और अपने इससे भरें। अब मैं एक और बात बता दूं कि स्त्री शक्ति की मुख्य बाधा कौन है? कौन है हमारे इस बाधा देने वाले? तो सबसे पहले अशिक्षा, उसके बाद है दहेज प्रथा, फिर सबसे बड़ी बात है कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, सामाजिक प्रताड़ना और अत्याचार, यौन शोषण। किसी भी
काम की उचित मजदूरी हमें नहीं मिलती है। आज मैं एक बात आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि खाना बनाना, खाना पकाना, घर में ही काम करना, ये केवल नारी का ही काम है, उसी को करना चाहिए और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं, होटलों में या फिर बड़े बड़े विवाह समारंभ में खाना कौन बनाता है? निश्चित रूप से पुरुष बनाते हैं। तो जब अगर खाना बनाने का कार्य हमारे नारियों का है, तो भला ये पुरुष क्यों बनाते हैं फिर? ये तो ठेके हमें मिलने चाहिए। शादी विवाह के हजार हजार लोगों के खाने हम अब आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हमें नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हमारा जो समाज है वो थोड़ा सा अलग ढंग का है। किस प्रकार अलग ढंग का है, तो मैं जानकारी आप लोगों को दे दूं कि जहां जहां पैसे का व्यवहार आता है, अर्थ की प्रभुता बढ़ती है, वहां वहां पुरुष उस काम को हथिया लेता है। तो पुरुष जब रसोई बना सकते हैं, तो फिर घर में क्यों नहीं बनावे? घर में भी बना सकते हैं। और मैंने कई परिवारों में देखा है कि पुरुष वर्ग बनाते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुरुष नहीं कर सकते हैं। वैसे ही ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्त्री नहीं कर सकती। जो खाना पुरुष बना सकते हैं और बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां उन्हें पैसा मिलता है, वहां उनको आर्थिक व्यवहार चलता है उनका। लाखों में व्यवहार करते हैं, तब वहां खाना भी बनाते हैं। होटलों में भी बढ़िया खाना बनाते हैं, क्योंकि वहां उनको उचित मजदूरी मिलती है, स्त्री को मिलती नहीं है। इसलिए ये भेदभाव करके और ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, स्त्री का काम है रसोई बनाना। लेकिन मुझे ये समझ में ना आता, फिर हमें क्यों नहीं वहां मौका दिया गया? फिर से मैं बात यही कह रही हूँ कि जहां आर्थिक बात आती है, वहां पुरुष इस बात को हथिया लेता है। इसीलिए ऐसा मत मानिए कि पुरुष को खाना बनाने देना, या वो अगर खाना बनाता है तो वह निम्न हो गया, या फिर वो हम जिसे कहे कि अरे किसी के घर में कोई बना रहा है पुरुष, तो लोग सोचते हैं कि अरे देखो तो उसकी पत्नी कुछ काम नहीं करती, खाना बनाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे परिवार में होना ही चाहिए। हमारे परिवार में ऐसा होना ही चाहिए कि थोड़ा थोड़ा काम हर कोई बांट ले, हर कोई बांट ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं एक जानकारी और आप लोगों को दे दूं कि हम नारियां जो है, अगर देखें तो किसान भी सबसे पहले खेती करने का काम भी नारियों ने लिया है। नारी से ही शुरुआत हुई है किसानी किसानी की। किसान वही बनी। अब एक और बात है कि नारी में कौन कमजोर है, अपना समाज में कौन कमजोर है? पुरुष है कि नारी है? अब आजकल का आधुनिक समाज है, देखिएगा कि कई पुरुष जो है आत्महत्या कर लेते हैं। खास करके किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत पैमाने पर हो रहा है। क्या नारी ने, उसकी पत्नी ने तो कभी आत्महत्या नहीं की? क्योंकि बस अधिक सहनशील है, वह अधिक अपने आप को मान लेती है कि नहीं मुझे तो ये करना ही है। इस प्रकार में आसानी से अपने जीवन में हार नहीं सकती हैं, जितना जल्दी की पुरुष हार जाते हैं। पुरुष तेजी से हार जाते हैं। लेकिन इसीलिए किसी महिला किसान ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि पुरुष किसान ने आत्महत्या की। बल्कि उस पर अब दोहरा मार आ गया, पत्नी पर, उस स्त्री पर। लेकिन क्या आत्महत्या करने के बाद उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं क्या? नहीं। पति तो चला गया, उसकी समस्या तो जैसी की वैसी है। उन समस्याओं के साथ नारी पुनः लड़ती है, झगड़ती है, और फिर से अपने पूरे परिवार को खड़ा करती है। इस प्रकार नारी में, मैं फिर बता रही हूँ कि बहुत सारी शक्तियां हैं। हम इन शक्तियों को पहचाने। अच्छा, पुरुष वर्ग है जो आसानी से व्यसन की ओर मुड़ जाते हैं। क्या कहते हैं? नहीं मुझे बहुत टेंशन था, मैंने शराब ले ली। मुझे टेंशन था, मैंने ये ड्रग्स ले लिए। क्यों भाई? स्त्रियों को टेंशन नहीं होती है? उनके सर में दर्द नहीं होता है? वे क्या किसी और चीज की बनी हुई हैं? उनको भी तो दुख दर्द होता है। लेकिन वे कितना सहती है। केवल सहती नहीं है, साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझने लगती हैं। उनके इसके साथ कर्तव्य होते हैं, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के और जनों के लिए। वो तो सब करते हुए भी अपने उस कमजोरी को शक्ति के रूप में ढाल लेती। आप क्यों इतना कमजोर हो जाते हैं कि तुरंत शराब पीने लगते हैं और तुरंत व्यसनाधीन हो जाते हैं?
ये इस पर भी हमें गौर करना चाहिए, इस पर भी हमें समझना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के क्या है, तो 5 घटक है ऐसा माना जाता है। सबसे पहले अपने आत्म मूल्य की भावना को हम पहचाने। दूसरा, हमें विकल्प चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। तीसरा है, हमें निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। हम क्यों नहीं निर्णय ले सकते हैं? अगर हम आज बर्तन खरीदते हैं तो उन बर्तनों पर मेरा ही नाम होना चाहिए। हम क्यों किसी और का नाम डालें? ठीक है, हम बड़प्पन में अपने घर के पुरुषों का नाम डाल देते हैं। लगता है कि नहीं नहीं उसके नाम से, क्योंकि मैं फिर कहती हूँ कि हम लोगों में त्याग अधिक है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि नहीं, अब हमें छोटे इन इन त्यागों में नहीं फंसना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता हम लोगों में भी है, और हम ले, केवल बर्तन के मामले में नहीं, किसी के भी मामले में। अब कपड़ा खरीदना है, कोई चीज गहना खरीदना है, हम अपना निर्णय लेना भाई, क्या होगा? निर्णय लेना हमारा अपना अधिकार है, और हम उसमें सक्षम हैं तो हम उसे मिले। फिर है अपने, एक और गुण बता रही हूँ सशक्तिकरण के, वह है अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार भी मेरा अपना है। हम दोनों जगह नियंत्रित रूप से रह सकती हैं, घर भी और बाहर। हमें बाहर भी किस प्रकार रहना चाहिए, हम एक चौखट, हम एक दायरा खींच लेती हैं, और हमें पता है कि इसके बाहर हमें नहीं जाना है। हर नारी, अब देखिए बाकी की नारियों को छोड़ दीजिए, लेकिन लगभग जो नारियां हैं वो दायरा बनाकर चलती है, अपने चरित्र को संभालते हुए चलती है, घर में भी और बाहर भी। और तीसरा और महत्वपूर्ण और एक बात है कि सामाजिक दिशा को वो प्रभावित करने की शक्ति रखती है। फिर से मैं बता दूं, सामाजिक दिशा को वो प्रभावित करने की शक्ति रखती है। यहाँ तक कि राष्ट्र को भी दिशा देने की शक्ति रखती है। इसलिए तो इंदिरा गांधी हुई, इसीलिए तो हमारे यहाँ अभी भी हमारी राष्ट्रपति जो है वो महिला है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत गौरव की बात है कि आज महिला, वो भी आदिवासी महिला भी अब आने लगी हैं इस दौर में, कि वो भी एक बड़े पद पर रहकर और अपने मत को प्रदर्शित कर रही है। ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार नारी सशक्तिकरण है। अभी मैं एक और थोड़ा सा मुद्दा लूंगी, आजकल बहुत चल रहा है। हम नहीं, जो नहीं समझ पाती हैं, जो सभ्यता संस्कृति और अपने अध्यात्म को जो छोड़ रही हैं, वे महिलाएं, मैं कहती हूँ कि किसी फ्रिज में मरी हुई मिलेगी, किसी रास्ते पर मरी, लेकिन जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को लेकर चलेंगी, जो हमारे भारतीय भावनाओं को लेकर चलेंगी, वे हमेशा से सुरक्षित रहने वाली हैं। फिर भी फिर भी अब कुछ मनुष्य जो है पशुता की ओर बढ़ रहे हैं, काफी तेजी से बढ़ गए। इसके 2-3 उदाहरण हमें मिला है। नागालैंड जैसे है, कहते हैं कि थोड़ा सा राजस्थान में भी कुछ कुछ छिटपुट देखा गया है। नागालैंड का तो काफी विभत्स था, क्योंकि ऐसा है कि वह मानते हैं कि नारी क्या है, नारी केवल भोग के लिए है। और ऐसे पुरुषों को अगर हम ही अगर ये दें, वस्त्र न आए ऐसे समय, तो हम क्या करें? मैं मानती हूँ कि जितनी हम बुद्धि से तेज हैं, उतनी अगर शस्त्र उठा लें तो हम उसमें भी आगे हैं। हम किसी से कम नहीं है। सवाल ये है कि जहां जैसा समय हम देखेंगे, हमें वैसा करना है। वरना आजकल मैं देख रही हूँ कि नारी पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर भी इसका एक बहुत उदाहरण है। आपने अभी एक फिल्म का नाम लूंगी, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, सच झूठ। मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है, वह है केरला स्टोरी का। हमें अपनी सभ्यताओं की तरफ, अपने धर्म की तरफ, अपने संस्कृति की तरफ मुड़ना ही होगा। और न केवल हमें, बल्कि हमारे बच्चों को भी मोड़ना होगा। उनको आप बताइए, घर में आप केवल टीवी में अगर लगी रहेंगी, आप केवल मोबाइल के व्हाट्सएप पर लगी रहेंगी, तो आप बच्चे को सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कब देंगे? इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को नियंत्रित करना सीखें, हम अपने बच्चे को सभ्य और संस्कृत बनाना सीखें। इसके लिए मैं एक और बात और बताना चाहूंगी। हम ऐसा सोचती हैं, अपनी बहू को, अपनी बेटी को हमने खूब पढ़ा लिखा दिया, उसे गाड़ियां दे दी, अब वो कार चलाती है, वो स्कूटी चलाती है। हम लगता है देखो मैं तो बहुत समानता मानती हूँ, देखो मैंने तो कोई फर्क नहीं किया बेटा और बेटी में, मैं नहीं करती हूँ फर्क। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आप फर्क करती हैं। आप जब पालन पोषण में
उस बच्चे को कहती है कि तू बेटा है, तुझे रोना नहीं चाहिए, तुझे हिम्मत रखना चाहिए, तू बेटा है, तुम अपनी जूठी थाली मत उठा, वो तो बहन उठाएगी या मैं उठाऊंगी। क्यों भाई? हम जब अपनी जूठी थाली हम अपने उठा सकते हैं, तो पुरुष वर्ग भी अगर उठा ले तो कोई हर्ज नहीं है। ये बात अलग है कि हम में पर्याप्त सेवा है, हम अपने घर को इतना अच्छे से नियंत्रित करती हैं, इतने अच्छे से समाविष्ट कर लेती हैं कि सारे काम में हम आगे बढ़ जाती हैं, हम जूठा भी उठा लेती, जूठा मांझ भी लेती। लेकिन बच्चों को थोड़ा सिखाइए। अब ये दौर आ गया है कि केवल नारी को ही नहीं, अब लड़कों को भी चाहिए। हम भी ये समझे कि मेरे घर का लड़का किसी चौराहे पर खड़ी रहकर लड़कियों के लिए अगर सीटी बजाता होगा तो ये हमारे लिए शर्म शर्म की बात है, और हमें इस पर ध्यान देना जरूरी। हम दूसरे के लड़कों के तरफ तो आसानी से उंगली उठा देते हैं, वो लड़के देखो कैसे हैं, चौराहे पर खड़े हैं, आते जाते पत्तियां कस रहे हैं, लेकिन क्या उसमें हमारा अपना बेटा तो नहीं है, अपना भाई तो नहीं है? और इसके लिए हमें बच्चों को भी, अपने लड़कों को भी हमें शिक्षित करना होगा अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से। और ये सारा काम हमारा अपना नारी का है। और जब ये बीच में नारी ने ये सारे काम छोड़ दिए, इसीलिए ये पशुता बढ़ गई, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए बच्चों को करने दीजिए ना, तो काम सिखाइए उनको भी। जब नारी बाहर भी कर सकती है उतना ही बढ़िया से और घर में भी करती है, तो अधिक शक्तिशाली बन गए। तो पुरुष क्यों कमजोर बनते जा रहे हैं? और ये बन रहे हैं तो उसमें हमारा भी काफी हिस्सा है। हमारी अपनी कमजोरी है कि हम पुरुष को इस तरह नहीं बना रहे। पुरुष का मतलब है हमारे अपने बच्चे, आगे के जीवन में यही पुरुष रहेंगे ना। इसलिए हमें चाहिए कि उनको अपना, जैसे सो के उठे हो तो अपनी चादर भाई आप अपने मोड़ लो ना। कभी जरूरत पड़ी है तो आज झाड़ू लगा दो, तुम्हारी बहन आज नहीं कर पा रही है, तुम लगा दो। ये छोटी छोटी बातें हैं। घर मैंने देखा है, कई घरों में मैंने देखा है कि घर के बुजुर्ग लोग जो है, पुरुष वर्ग, वे कहते हैं अपनी बहू से, देखते हैं कि भाई बहुत काम कर रही है, ये नौकरी भी करती, घर का काम भी करती, कहते हैं कि लाओ मैं सब्जी काट देता। मैंने मेथी के पत्तियों को चुन कर अलग करते हुए देखा है, मैंने गवार नामक सब्जी को देखा है कि पुरुष वर्ग तोड़ रहा है बैठे बैठे। अरे मैं बैठे बैठे कर लूंगा, मुझे काम ही क्या है। और ये पुरुष लोग करते हैं। और ये ऐसा ही होना चाहिए कि सम्मिलित ये जो परिवार है, ये हम दोनों का परिवार है। और इसको सिखाने की अचानक से जरूरत नहीं है। मैं फिर कहती हूँ आप अपने बच्चों में इस सब चीज को लाइए। ये भी हमारा धर्म है, ये भी हमारी शक्ति है कि हम उसे संस्कारित कर सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ बताऊंगी, आजकल बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। पुरुष वर्ग पर बहुत बड़ा तनाव है, आसानी से नौकरी नहीं मिल रही है उन लोगों को, महिलाओं को कई बार मिल जाती है। तो हम लोगों को परिवार में चाहिए कि अगर नारी कोई नौकरी कर रही है और पुरुष अगर कोई छोटा सा ही सही धंधा व्यवसाय कर रहा है, तो आपस में हम सामंजस्य कैसे बनाएं। और जब ये बनाएंगे तो ही परिवार भी टिकेगा। आजकल लोग क्या करते हैं कि प्री वेडिंग में शूट करते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं। मैं आपको एक जानकारी दूंगा, मैं इसे नापसंद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ना हो। और इसके तहत ये होते तो हैं, और फिर शादी के बाद तलाक के मामले भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी है। क्या कमजोरी है? तो हमने पुरुष को उस तरह सिखाया नहीं। मैंने जो माँ है, जिसका वो बेटा है जो आज पति बना है, उसने कभी अपने बेटे को सिखाया नहीं। और हम भी ऐसी हैं कि हमको लगता है कि हम थोड़ा कमा रही हैं तो हम बहुत अपने श्रेष्ठ हो गई, और अपने माँ बाप के बात में आ जाती है। तो हमें इन सब चीज से दूर रहना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या जो भयंकर समस्या है, उसको हम समझे और अपने परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखकर और पारस्परिक जीवन को जीने की हम कोशिश करें। महिला सशक्तिकरण का एक नारा है, समाज को तरक्की के मार्ग पर ले जाना। केवल खुद को नहीं, मैं फिर बता दूं, समाज को। समाज में स्त्री भी और पुरुष भी है, सबकी तरक्की अगर हो तो फिर समझिए कि ये महिला सशक्तिकरण हुआ है, अन्य नहीं। और नारी शक्ति को जागरूक करना, मैं फिर बता दूं, ये हमारी बहुत सारी शक्तियां हैं जिन्हें जागरूक करना बहुत आवश्यक है। स्त्री शक्ति का दूसरा एक नाम है शिव शक्ति। और आप समझती हैं कि शिव शक्ति क्या है? शिव, शिव का मतलब पवित्र, सुंदर, ऐसा ऐसा यह ये शक्ति जो केवल नारी के पास है, स्त्री शक्ति है यह। और ये शिव है, सुंदर है, पवित्र है, ये किसी के लिए घातक नहीं है।
और पुरुष वर्ग के लिए तो कदापि नहीं है। इसलिए अगर किसी घर की नारी अगर आगे बढ़ रही है, अगर वो कुछ करना चाहती है तो उन्हें करने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं और इतनी बातें आज काफी है। कई समय से हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। महिलाओं के आजकल जो कष्टप्रद जीवन है, दरअसल जो शोषण। मृदुला जी, दरअसल आप इतना अच्छी जानकारी हमें दे रही है कि हमें समय का बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है कि कितना समय हुआ है, कुछ नहीं। आप बहुत ही सुंदर तरीके से हमें जानकारी दे रही है महिला शक्ति के बारे में। बहुत कुछ आज मुझे सीखने मिला है, जानकारी मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भावना फाउंडेशन की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे निवेदन पर आपने सहज ही मेरा निवेदन स्वीकार किया और नारी शक्ति के विषय पर आपने बोलना स्वीकार किया, अपने विचार प्रकट किए और बहुत ही सुंदर विचार प्रकट किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद मॉडरेटर। मैडम, आपने भी मुझे मौका दिया। इसलिए इस बार मैं सोच रही थी, मैंने पंक्तियां नहीं लाई, नहीं तो नारी शक्ति पर बहुत सारी पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो उसमें हम समय न ये करके कुछ जो ठोस मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए, और मैंने बताने की कोशिश की। अच्छा लगा होगा। बहुत सुंदर। समझिए कि ईश्वर की बात बहुत है। ही सुंदर और बताइए जो नहीं जानकारी। मेरे जी किसी बात से, मेरे किसी विचार से असहमत हो, तो कृपया आप उसको आप छोड़ सकती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि सहमति और असहमति दोनों बनी रह सकती, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही जी। सुंदर सुंदर तरीके से आपने समझाया है। दीदी कुछ बोलना चाहती है, बोलिए संतोष दीदी। हाँ, कोई बोलना चाहता है तो संतोष दीदी बातचीत कर बोलिए। सकते हैं अपना हम लोग। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। हम सभी ने मृदुला जी के वक्तव्य में अनेकों युग से जुड़ी जानकारियां सुनी और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए विचार भी सुने। हमें अपनी सोच को उन्नत बनाने में बहुत संबल मिला है। मृदुला जी, आप सदैव उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होने व सुख शांति समृद्धि से भरा जीवन जिए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और भावना भावना फाउंडेशन की ओर से हमारी मॉडरेटर संतोष दीदी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष दीदी। स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद भावना जी। भावना फाउंडेशन के इस आयोजन की सफलता पर हार्दिक बधाई। इस धन्यवाद। आयोजन मेरे द्वारा हुई त्रुटियों के लिए खेद प्रकट करती हूँ। साथ ही शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छी बात है। नारी शक्ति मैडम, जिंदाबाद। समस्त मैं माता को भावना कुशल जी, भावना नमन जी करती हूँ। एक सेकंड। जी जी बोलिए। भावना जी एक सेकंड। मैं एक विषय कहना चाहती हूँ कि आप लोग, अच्छा है कि इस आकाशीय मार्ग से जुड़ती हैं, तो इसमें आप ले सकती हैं कि वे ऐतिहासिक या फिर पुराण कालीन महिलाओं के एक 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 दौर, उनकी कहानियां, अगर आप ऐसा अगर प्रस्तुत करते हैं तो बहुत अच्छी जी बात होगी। बिल्कुल। जैसे कि बिल्कुल। शबरी शबरी पर कोई बोलेगा, कोई पद्मावती पर बोलेगा, कोई मैंने केवल नारी पर ही नहीं, और भी हमारे कई ऐसे हैं, जैसे महाराणा जी प्रताप पर कोई बोले। तो ऐसे काफी एक इसमें कई परिचय हमारे बढ़ सकते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। आप विषय का सुझाव धन्यवाद। आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, समस्त धन्यवाद, मातृ बहुत बहुत शक्तियों धन्यवाद। को नमन प्रणाम करते हुए आज के वेबिनार को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।